Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So, आज है 7th of October. Without getting delay, let's get started. हमारी पहली न्यूज क्या कहती है? The status of civil war in Sudan. Basically, सुडान एक अफ्रीकन कंटिनेंट में कंट्री है जो कि कंटिन्यूअसली सिविल वॉर के कारण न्यूज में बनी हुई है। उसके पीछे रीजन समझते हैं। सुडान में बेसिकली दो जो स्टेक होल्डर्स है जो मेनली सिविल वॉर में इन्वॉल्व है वो है, फर्स्ट वन इज SAF, दैट इज सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस, एंड द सेकेंड वन इज RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्स। ये दोनों फोर्सेस कंटिन्यूअसली पावर में आने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। दोनों के बीच में यूं कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव चल रहा है, इसलिए सुडान पूरी कंट्री सिविल वॉर में जूझ रही है, सिविल वॉर से जूझ रही है। कई सारी कंट्रीज ने मेडिएशन का रोल प्ले किया, कैसे भी करके ट्राई किया कि हम सुडान को सिविल वॉर जैसी सिचुएशन से बाहर निकाल सके, बट अभी तक सिविल वॉर की सिचुएशन खत्म नहीं है। दोनों पार्टीज, दोनों फोर्सेस कंटिन्यूअसली डिमांड कर रही हैं कि वो पावर को क्लेम करने की कोशिश करिए, कैसे भी करके पावर उनके हाथ में आ सके। पहले तो पावर को लेकर के ही चीजें कॉन्फ्लिक्टिव थी, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अलग अलग चीजें, एथनिक इश्यूज भी इस सिविल वॉर के अंतर्गत आ गई हैं। करंट सिनेरियो में यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से सुडान में सबसे ज्यादा माइग्रेशन देखने को मिला है। सुडान के लोग इतने इनसिक्योर हो गए हैं, वहां पर जैसे किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो उससे एक वहां के सिविलियंस की ओवरऑल लाइफ में असर पड़ता है। पहली चीज, वहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिक चीजें भी स्टेबल नहीं रहती है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, क्या गवर्नमेंट आगे एक्शन लेने वाली है, उसका भी कोई प्रिडिक्शन नहीं लगाया जा सकता है, पहला चीज। दूसरा, कोई वेलफेयर मैकेनिज्म नहीं होगा, कोई चेक करने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जो कि अकाउंटेबल हो, जो कि पब्लिक के वेलफेयर की बात करे, पब्लिक के फेवर में बात करे। सो इन सब चीजों के चलते वहां के सिविलियंस बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं और अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अपने एटलीस्ट वो एग्जिस्ट करें, अपने सर्वाइवल के लिए वो कंट्री छोड़ करके दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। इसीलिए यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से सुडान सबसे फर्स्ट नंबर पर है जहां से माइग्रेशन देखने को मिल रहा है करंट टाइम में। ये था सुडान के सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। कई सारे स्टेक होल्डर्स ने अपने रोल प्ले किए, मेडिएशन का काम किया, बट स्टिल दोनों कंट्रीज के बीच में अभी तक के दोनों स्टेक होल्डर्स के बीच में अभी तक कोई भी मेडिएशन का काम नहीं हो पाया है। पीवाईक्यू की बात करें तो सुडान से रिलेटेड हमारे पास यूपीएससी में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, एंग्लो, कोलंबिया, कॉन्गो एंड सुडान, विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सिविल वॉर। इस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, यूपीएससी के 2004 का ये क्वेश्चन है, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट स्टिल पीवाईक्यू के डिस्कस करने का ट्रेंड जो हमने स्टार्ट किया है उसको कंटिन्यू किया जाता है और उस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन पोस्ट किया है। इसके आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इसका डिस्क्रिप्शन मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी आपको। नेक्स्ट वन इज मुइज्जू टू मीट मोदी, रिक्वेस्ट इंडिया सपोर्ट ओवर लूमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। बेसिकली मुइज्जू जिनकी बात की जा रही है वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं। पहले डिस्कस करते हैं इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप्स को। अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली टाइज हमारे मालदीव्स के साथ अच्छे रहे थे। 1965 में जब ब्रिटिशर्स ने मालदीव्स को छोड़ा, उस टाइम पे ही हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद 2008 में जब मालदीव्स ने डेमोक्रेसी का रास्ता अपनाया, जब मालदीव्स ने डेमोक्रेसी ऑप्ट की, तो हमारे रिलेशनशिप्स और भी बेहतर हो गए। हमने वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हर सेक्टर में हम वहाँ पर इन्वेस्ट करते रहे और मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर हो गए। फॉर एग्जाम्पल पहली बात करूं ट्रेड की, इंडिया और मालदीव्स ने $300 मिलियन का ट्रेड बाय क्रॉस कर चुका है। 2021 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर था मालदीव्स का, मतलब कि दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। डिफेंस टाइज की बात की जाए
तो दोस्त और अलग अलग हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस दोनों कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की जाती हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ने अपने सेंटर्स वहां पर इस्टेब्लिश कर रखे हैं, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर दी है वहां पे एजुकेशन के एम्बिट को बढ़ाने के लिए। ये हो गया एजुकेशन की बात। उसके बाद कल्चरल टाइज देखे जाए तो कहीं ना कहीं जो मालदीव्स की लैंग्वेज है, वहां की जो लोकल लैंग्वेजेस है, उसका ओरिजिन संस्कृत और पाली से देखा जाता है। मतलब कि दोनों कंट्रीज कल्चरली भी कनेक्टेड है। अब बात की जाए टूरिज्म की, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टूरिज्म, ऐसा इंडिया सेकेंड पोजीशन पर आता है जो अपने टूरिज्म को मालदीव्स भेजता है। ये तो हो गई सारी अच्छी अच्छी बातें कि दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं। बट बीच में क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले मालदीव्स के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया, इंडिया आउट कैंपेन। वो एंटी इंडिया मूवमेंट था एक तरह से। सो उसके चलते इंडिया और मालदीव्स के बीच में रिलेशंस खराब होने लगे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो वहां लक्षद्वीप विजिट पर गए थे, जिसकी वजह से मालदीव्स का टूरिज्म भी गिर गया और इंडिया के जितने भी टूरिस्ट हैं वो इंस्टीड ऑफ मालदीव्स लक्षद्वीप विजिट करने को प्रमोट करने लगे। ये सारी एक्टिविटीज थोड़े से चैलेंजेस टाइप का सामने लाई, बट स्टिल फिर जब वहां पे री इलेक्शन हुआ, नई पार्टी की गवर्नमेंट बनी, नए प्रेसिडेंट बने, तो आज की सिनेरियो की बात की जाए तो वहां पर फिर से प्रो इंडियन गवर्नमेंट ही बनी है। अभी मीट के दौरान बात किया जा रहा है कि जो ये मुइज्जू जी हैं उनकी मीटिंग होगी मोदी जी से। इस बीच वो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉर्ट करने के लिए वो डिस्कशन भी करेंगे कि किस तरह से मालदीव्स में टूरिज्म फिर से प्रमोट किया जाए या दोनों कंट्रीज मिलकर कैसे अपने ट्रेड रिलेशंस को और बेहतर तरीके से बेहतर ऊंचाइयों तक ले जाए। मालदीव्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से, कल्चरल लिंक्स हमारे उनसे बहुत अच्छे, साथ के साथ रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंडिया फोकस करता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर। इसके तहत उसने अलग अलग इनिशिएटिव भी लाए हैं, जैसे कि सागर इनिशिएटिव, सिक्योर एंड ग्रोथ फॉर ऑल। इन सब के तहत हम मालदीव्स को एक पोजीशन दे रखे, प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ये है मालदीव्स की लोकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका, ये हमारा प्यारा भारत, देन श्रीलंका, और ये है मालदीव्स। नेक्स्ट वन इज aiming to eradicate child marriage by 2026 says असम सीएम। बेसिकली इंडिया में एंशियंट टाइम में देखा गया था चाइल्ड मैरिजेस, उसके बाद हम कंटिन्यूअसली एफर्ट लगा रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस एक्ट को खत्म किया जाए। ब्रिटिशर्स ने भी अपने अलग अलग एक्ट के थ्रू चाइल्ड मैरिजेस की एजेस सेट की थी, फॉर एग्जांपल शारदा एक्ट 1929 के तहत। और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद भी हम एक्ट लाते रहे कंटिन्यूअसली। गवर्नमेंट कंटिन्यू एफर्ट लगा रही है, अलग अलग इंसेंटिव्स ला रही है ताकि चाइल्ड मैरिजेस को खत्म किया जाए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट यूजुअली गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को प्रमोट करती है। वो चाहती है कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज अचीव कर ले गर्ल चाइल्ड, क्योंकि अगर जो गर्ल चाइल्ड है वो इंगेज रहेगी अपनी एजुकेशन में तो कहीं ना कहीं उसकी मैरिज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी पढ़ाई में इंगेज है। और पढ़ाई करने के लिए गवर्नमेंट उनको अलग अलग स्कीम्स देती है, एजुकेशन उनका फ्री करने की कोशिश करती है, लैपटॉप देने की कोशिश करती है, स्कूटी देने की कोशिश करती है। मतलब कि अलग अलग अपनी एक्टिविटीज के थ्रू गवर्नमेंट चाइल्ड मैरिज को बंद करने की बात कर रही है। असम के जो सीएम है उनका एक स्टेटमेंट आया कि वो आने वाले समय में मतलब 2026 तक कोशिश करेंगे कि असम को चाइल्ड मैरिज से मुक्त कर दिया जाए, मतलब कि वहां पर कोई भी चाइल्ड मैरिज ना हो। करंट सिनेरियो में देखा जाए तो सेंट्रल लेवल पर चाइल्ड मैरिज की एज है 21 एंड 18, मतलब कि बिलो दीज एज मेल की एज 21 और गर्ल की एज 18। अगर इस एज से कम के लोगों की शादी कराई जा रही है उसे चाइल्ड मैरिज कंसीडर किया जाता है, और इंडिया में ये एक इलीगल प्रैक्टिस है। 2006 के एक्ट के तहत हम इसे इस एज को फिक्स किए हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट से रिलेटेड पीवाईक्यू देखा जाए, the objective of the Sharda Act of 1930 was to discourage the solemnization of marriages of boys and girls respectively under। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर दीजिए। साथ के साथ मुझे ये भी बताइएगा कि 1929 के टाइम पर
कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने ये एक्ट सामने लाया था। अगली क्लास में मैं इसे डिस्कस भी करूंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेमेंट ऑफ लड़की बहन बीइंग मेड इन एडवांसेस एज पोल कोर्ट सेट टू किक इन सीएम। बेसिकली ये जो स्कीम की बात की जा रही है लड़की बहन, ये स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। इस स्कीम के तहत महाराष्ट्र की जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्हें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्री बीज। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इलेक्शन जब आने वाले होते हैं तो गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव्स लाती है। फॉर एग्जाम्पल किसानों को मुफ्त में पैसा देती है, किसान के लोन माफ कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो लाडली बहन योजना चलाती है, जिसके तहत वो स्टेट की विमेन्स को 1200 रुपए 1500 रुपए उनके अकाउंट में जनरली ट्रांसफर कर देती है। सिमिलर स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है लड़की बहन योजना, इसमें भी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सो क्या इस तरह की फ्री बीज हमारी इकोनॉमी के लिए, इंडिया के लिए अच्छी है? इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मतलब कि गवर्नमेंट के बजट पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? क्या आप इस चीज को फेवर करते हैं कि हाँ फ्री बीज जो है वो अच्छी है, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, गवर्नमेंट को इस तरह के इनिशिएटिव्स लाने चाहिए, या आप एक बैलेंस व्यू रखते हैं? इसके रिगार्डिंग आप अपने व्यूज हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसको लेकर के भी मैं कल डिस्कशन करूंगी कि फ्री बीज का हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, और क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं हमें इससे। देन इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, जो ये लड़की बहन योजना है, इसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये समय से पहले ही डिस्पर्स किया जा रहा है। मतलब कि नेक्स्ट मंथ महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन के समय पर उस स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, ये एक गाइडलाइंस का सेट होता है जो कि ईसीआई के द्वारा इशू किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को रेगुलेट करने के लिए प्रायर टू इलेक्शन। मतलब कि इलेक्शन के समय के पहले ही उस जहां पर भी इलेक्शन होने वाला है वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है। उसके अंतर्गत गाइडलाइंस दी जाती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और उसका कैंडिडेट किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से उसके बिहेवियर रहेंगे, कौन कौन से कंडक्ट वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टेट में या किसी भी इलेक्शन के पहले आप कोई मेजर गवर्नमेंट की स्कीम, बड़ा बजट का एलोकेशन नहीं दिखा सकते हो कि हम ये काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो लोग हैं वो उस शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड वाले मेजर को देख करके इम्पैक्ट हो जाएंगे। वो ये देखेंगे कि जो ये गवर्नमेंट है वो कितना बढ़िया फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करिए या कितने बढ़िया बजट एलोकेशन लेकर आई है। तो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए लोग वोट कर देंगे। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन रहते हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज मोर कर्नाटका कांग्रेस लीडर सीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कास्ट सेंसस रिपोर्ट। बेसिकली कास्ट सेंसस बहुत ही लंबे समय से न्यूज में रहा है। सेंसस किसी भी डेमोग्राफी से रिलेटेड पूरे डेटा कलेक्शन को बोला जाता है सेंसस। इंडिया में ये डिकेडल प्रोसेस है, मतलब कि हर 10 साल में हम ये प्रोसेस कंडक्ट करते हैं कि इंडिया में कितने रेजिडेंट्स हैं, कितने लोग रह रहे हैं, उनका एजुकेशन क्या है, जेंडर क्या है, ये सारी चीजें हम सेंसस के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। बट कंटिन्यूअसली डिमांड आ रही है कि अब हम कास्ट सेंसस करें, मतलब कि लोगों के नॉर्मल क्वेश्चन के अलावा हम उसमें उनकी कास्ट को भी इंक्लूड करें, ताकि हमें एक सिनेरियो मिल जाए कि आखिर इंडिया में किस कास्ट के कितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से हम अपनी रिजर्वेशन पॉलिसीज को भी सामने लाए। बट कंटिन्यूअसली सोसाइटी 2 सेक्शन में डिवाइड हो चुकी है। कुछ लोग फेवर करते हैं कि हमें कास्ट सेंसस लाना चाहिए, कुछ लोग इस चीज को फेवर नहीं करते हैं। उनका मानना ये है कि इसकी वजह से सोसाइटी और भी ज्यादा डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और भी ज्यादा टुकड़ों में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो एम है इक्वलिटी का वो अचीव करने में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे।
और कास्ट सेंसस एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। एक पर्सन की कास्ट जो है वो उसका प्राइवेट मैटर है। सो अगर किसी की कास्ट पता चलती है तो उसका सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि सोसाइटी फिर उसको किस नजरिए से देख रही है। नेक्स्ट वन इज हिंदू सोसाइटी मस्ट यूनाइट फॉर इट सिक्योरिटी सेज मोहन भागवत। आरएसएस दैट इज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो चीफ है मोहन भागवत, उनका स्टेटमेंट आया है कि हमें हमारी हिंदू जो सोसाइटी है उसे यूनाइट करने की जरूरत है। जो डिफरेंसेस है लैंग्वेज को लेके, कास्ट को लेके, रीजनल डिस्प्यूट्स है, इन सबको हटाकर हमें एक यूनाइटेड वे में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वन इज हैदराबाद पुलिस कैरी आउट मल्टी स्टेट ऑपरेशन अरेस्ट 18 साइबर क्रिमिनल्स। बेसिकली साइबर क्रिमिनल्स ऐसे क्रिमिनल्स जो अपने क्राइम को किसी टूल का यूज करके, टूल मतलब कि डिजिटल इक्विपमेंट्स का यूज करके, साइबर का यूज करके, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थ्रू अपने क्राइम को अंजाम देते हैं, उन्हें बोला जाता है साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल्स। ऐसे क्राइम को कर्ब आउट करने के लिए हैदराबाद पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और उस तहत उन्होंने 18 साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट भी कर लिया है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अ 3-tier वॉर इन वेस्ट एशिया विथ नो एंड गेम। बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में ईरान और इजराइल के इशू को डिस्कस किया गया है। मैंने इसे कई बार बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है कि आखिर ये सिनेरियो कहाँ से उठता है, क्यों दोनों ईरान और इजराइल के बीच में इतनी दुश्मनी बढ़ गई है। उसी को लेकर के ये बात बता रहा है कि जो ईरान है वो ऑक्टोपस टाइप की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। ऑक्टोपस टाइप स्ट्रेटजी मतलब कि उसने अलग अलग रीजन में अपने डिफेंस नेटवर्क फैला रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबनान की बात की जाए तो लेबनान में उसने हिजबुल्लाह बना रखा है, हमास को उसने ग्रोथ दिया है, हमास को वो बैकिंग प्रोवाइड करता है, यमन के हाउदीज को बैकिंग प्रोवाइड करता है, और कहीं ना कहीं इजराइल की अगर लोकेशन देखी जाए तो इजराइल इन सारे स्टेक होल्डर से घिरा हुआ है। गाजा की बात की जाए वहां पर भी उसने अपने मिलिशिया को डेवलप कर रखा है। सो हर जगह से इजराइल को वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और आज के सिनेरियो में ऐसा आ गया है कि दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में मेडिएशन करा ही नहीं जा सकता है। जो ग्लोबल लेवल के स्टेक होल्डर्स हैं, जो ग्लोबल लेवल पर कंट्रीज हैं, उन वो लोग भी अब इसकी बात कर रहे हैं कि अब ये एक तरह का न्यू नॉर्मल हो गया है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ईरान, इजराइल या यूं कह लो जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट है वहां पर कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिलता है कि डिस्प्यूट्स चल ही रहे हैं, कंटिन्यूअसली खिंच रहे हैं। कभी कोई कंट्री अटैक कर रही है, कभी कोई कंट्री अटैक कर रही है। ये कोई एंड तक तो पहुंच ही नहीं रहा है, कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा है। सो जरूरत है कि आने वाले समय में हम ग्लोबल को देखते हुए, ग्लोब ऑर्डर को देखते हुए, हर चीज आजकल इंटरकनेक्टेड है। हाँ, किसी ना किसी चीज के लिए हम उन कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। सो सप्लाई चेन के रेजिलिएंट वे के लिए और ह्यूमैनिटी के बेसिस पर हमें इन क्राइसिस को खत्म करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट वन इज 100 days completed but the work has just begun। बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में स्किल्स और एजुकेशन की बात की गई है। हमारी जो अभी की गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पर, उसने अपने 100 days कंप्लीट कर लिए हैं। बीच में हमने उनके पूरे स्कीम्स को रिवाइज भी किया था कि कौन कौन सी स्कीम उन्होंने लाई है, कौन कौन से सेक्टर में उन्होंने क्या क्या काम किया है। इस पूरी चीज को हमने डिस्कस किया था। आज के एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन और स्किल के काम फील्ड में भी बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल स्किल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, इसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी जॉब सीकर्स हैं, जो भी पर्सन जॉब करना चाहता है, उनको ऑन साइट मतलब कि जॉब देने के बाद उनको स्किल देने की बात की जा रही है कि 1 साल टाइम पीरियड ऐसा होगा जिसमें वो जॉब सीकर जॉब भी करेगा, साथ के साथ अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा। इस तरह की जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट लेकर आई है, वो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी स्किल्स देने में सफल साबित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, उसको भी हम बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए पीएम श्री योजना या समग्र शिक्षा अभियान के फंड्स, इन सब की बात करते हैं।
पीएम श्री योजना के तहत हम रोल मॉडल स्कूल्स तैयार करेंगे जहां पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरे तरह से इम्प्लाई किया जाएगा और बाकी पूरे नेबरिंग रीजन्स के जो भी स्कूल्स होंगे वो उस रोल मॉडल स्कूल पीएम श्री स्कूल से सारे गवर्नेंस के वेज और एडमिनिस्ट्रेशन के वेज सीखकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे। सो ये सारी स्कीम्स के तहत हम इंडिया के यूथ की मदद कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छी एजुकेशन भी मिले और उनको स्किल्स भी प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट वन इज as a huge 15 lakh crowd watches, IAF plans push the envelope over Chennai's marine beach. बेसिकली एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ चेन्नई के मरीन बीच में। उस बीच एयरफोर्स ने शो ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने पूरा शो किया। इस बीच 15 लाख लोग वहां पर प्रेजेंट रहे जिन्होंने हमारी एयरफोर्स की शो को देखा कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, क्या एयरफोर्स के पास यूं कह सकते हैं कि कौन कौन से एसेट्स हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रिटिश अमेरिकन ट्रैकर्स रेस्क्यूड फ्रॉम हिमालयास। बेसिकली एक ग्रुप था विमेंस का जिसमें 2 विमेंस थी, एक ब्रिटिशर थी एक अमेरिकन थी। वो अपने ट्रैकिंग के दौरान अपना रास्ता भटक गए थे, बट जो उत्तराखंड की स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है और वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उनके ऑपरेशन के तहत उन दोनों को रेस्क्यू कर दिया गया। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट विद द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी। देन जुडिशियरी लेजिस्लेचर हैव नो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सेज वाइस प्रेसिडेंट। जगदीश थापर जी का स्टेटमेंट आया है, इसको मैं थोड़ा सा एक बड़े पिक्चर में समझाती हूँ। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तीनों के अपने रोल रहते हैं। इंडिया में इन तीनों के बीच में वाटर टाइट डिवीजन नहीं है, तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव कोई भी लॉज बना रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी लॉ अपने ही मनमर्जी से बना सकता है, नहीं, उसके पास एक गाइडलाइन है कि उसे विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही लॉ को बनाना है। कोई भी ऐसे लॉज पास नहीं करने हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाए। सो पहला चीज, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है लेजिस्लेचर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है तो उस पर चेक करने के लिए जुडिशियरी बैठी है। जुडिशियरी ऐसे लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, पहली चीज। दूसरे पिलर पर आते हैं एग्जीक्यूटिव पर। एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाई हुई स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, बट एग्जीक्यूटिव भी फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है। एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव अपने हर एक एक्शन, हर एक काम के लिए लेजिस्लेचर को आंसर देता है पार्लियामेंट के अंतर्गत। इसके लिए अलग अलग प्रोविजन बनाए गए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आवर के तहत पार्लियामेंट में मौजूद सारे लेजिस्लेचर मिनिस्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है उनके एक्शन से रिलेटेड। सो दूसरा हमने देख लिया चेक एंड बैलेंस का एग्जांपल। तीसरा बात आता है जुडिशियरी पर। जुडिशियरी भी किसी भी एक्शन को इस तरह से, मतलब कि जुडिशियरी भी एक एम्बिट के अंतर्गत ही काम करती है। अगर जुडिशियरी ओवर रीच पर जाती है तो गवर्नमेंट उनके लिए एक्शन उठाती है। तो तीनों जो डेमोक्रेसी के पिलर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों मिलकर ही काम करेंगे तभी जाकर के डेमोक्रेसी प्रॉपर वो फंक्शन कर पाती है किसी भी कंट्री में। नेक्स्ट वन इज प्रीलिम्स बिट रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है एथेनॉल का। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है। हम एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके तहत हम फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल में, जहां हम 100% पेट्रोल यूज कर रहे थे वहां पर हम उसको कम करके 80% तक लाएंगे और उसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग 4 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज में हम किसी भी फूड ग्रेन का एडेबल पार्ट यूज करते हैं, सेकेंड स्टेज में फूड ग्रेन का नॉन एडेबल पार्ट यूज किया जाता है और थर्ड जनरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है और फोर्थ जनरेशन में जीएम क्रॉप, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज किया जाता है। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हम अपनी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कम करने की बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट वन इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। रिसेंटली 2024 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश किया गया है, जिसके तहत इंडिया की पोजीशन 39th डिसाइड की गई है। इंडिया ने अपनी पोजीशन में इम्प्रूव किया है। पहले इंडिया 40th पोजीशन पर था, अब इंडिया 39th पोजीशन पर आया है। विपो के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत हम एसेस करते हैं कि सोसाइटी में इनोवेशन लेड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस लाए जाए रिस्पेक्टिव कंट्रीज में, और उस हिसाब से उनको पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज मिशन मौसम। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने रेनफॉल को या वेदर प्रेडिक्शंस को और भी एक्यूरेट करने के लिए मिशन मौसम लॉन्च किया है। मिशन मौसम से रिलेटेड दो और भी प्रोजेक्ट्स थे जिनका नाम मौसम से ही रिलेटेड है, दैट इज प्रोजेक्ट मौसम। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, 2014 में प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके तहत हम कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्शंस को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट मौसम लाए थे। फिर 2012 में नेशनल मॉनसून मिशन चलाया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा चलाया गया था और रेनफॉल से ही रिलेटेड था। तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, बेसिकली ये एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो कि ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन 4 कंट्रीज के बीच में ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिछाने की बात चल रही है। ये कंटिन्यूअसली बिछाने की बात चल ही रही है, इस पर कोई इतना ज्यादा अभी वर्क नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने कल के लेक्चर में आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे अटेम्प्ट करने को, उन्हें मैं डिस्कस करती हूँ। पहला क्वेश्चन था पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन है उन्हें अपॉइंट किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। और सेकंड क्वेश्चन था इट कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर्स एंड फ्यू एमिनेंट इंडस्ट्रीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है कि हाँ, जो पब्लिक अकाउंट कमेटीज है जो कि एज अ फाइनेंशियल कमेटी का सब पार्ट है, जो काम करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को चेक करने का कि जो पैसा जिस भी सेक्टर के लिए एलोकेट किया गया है क्या वो पैसा वहीं खर्च हुआ है या नहीं, इस चीज को चेक करने का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी है। सो उसके चेयरमैन को अपॉइंट स्पीकर के ही द्वारा किया जाता है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ऑप्शन 2 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और इंडिविजुअल्स को इंक्लूड किया जाता है, बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि द कमिटी ऑफ पब्लिक अकाउंट कंसिस्ट ओनली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके अंतर्गत आप इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रीज, ट्रेड से रिलेटेड जो भी बाहर के इंडिविजुअल्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हो। सो इसीलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन जो था वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लिए था। कल हमने बेसिकली नक्सलिज्म को पढ़ा था। नक्सलिज्म 1967 वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है, उसी से रिलेटेड एक टर्म होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऐसी आइडियोलॉजी है, ऐसी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी है जो रेवोल्यूशन पर फोकस करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स पर फोकस नहीं करती है। अपने डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए, अपनी चीजों को गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए वो हमेशा आर्म्ड या रेवोल्यूशन का ही सहारा लेती है। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है अर्ली फेज ऑफ इंडियन मूवमेंट, मतलब कि 90s के टाइम का जो मतलब कि 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी, बेसिकली 1900 से लेकर के 1915-16 उस टाइम पीरियड में, उस टाइम पर जो एक आइडियोलॉजी सामने आई थी एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी, सो वो किस बात पर फोकस करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, obtaining self governance by aggressive means instead of petition and constitutional ways। इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो हुआ क्या था, 1885 में हमने कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद जो अर्ली पीरियड था फॉर्मेशन का, वो था मॉडरेशन का पीरियड, मॉडरेट्स का पीरियड। मॉडरेट्स क्या करते थे? 3 पीस पर फोकस करते थे, प्रेयर,
पेटिशन प्ली, मतलब कि अगर उनको ब्रिटिश सरकार से अपनी कोई भी बात मनवानी रहती थी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स का यूज करके उनको पेटिशन डालते थे और प्रेयर करते रहते थे। बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको कुछ भी नहीं देती थी। बट उसके बाद जब 10 साल बीत गए, 1905 के बाद कांग्रेस में थोड़ा सा डिवीजन हो गया। एक साइड मॉडरेट्स हो गए, एक साइड एक्सट्रीमिस्ट हो गए। एक्सट्रीमिस्ट का मानना ऐसा था कि हम अपनी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी को अपनाएं, हम रेवोल्यूशन का रास्ता अपनाएं, तब जाकर के ब्रिटिश सरकार हमारी बातें मानेगी। सो उस टाइम पर बाल गंगाधर तिलक हो गए और भी उनके साथ जो उनके पार्टनर्स थे, इन सब ने मिलकर के जो ये एक्सट्रीमिज्म की पॉलिसी थी वो गवर्नमेंट के ऊपर लागू करना शुरू की थी। इसके तहत वो बात कर रहे थे कि हम सेल्फ गवर्नेंस अचीव करेंगे विदाउट विदाउट पेटिशन, प्रेयर्स और मॉडरेशन। वी विल फोकस ऑन एक्सट्रीमिस्ट पाथ, मतलब कि हम रेवोल्यूशन का रास्ता अपनाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। इस तरीके से हम PYQs को लेते हुए, प्रीलिम्स रिवीजन को लेते हुए और डेली का न्यूज़पेपर लेते हुए, तीनों चीजों को कंबाइन करके रोज इस तरीके से हम अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो लेक्चर डिलीवर करेंगे। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए आप ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब की लिंक प्रोवाइड की गई है। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन।